हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर इकोनॉमिक्स के 30 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का जो है पहला स्थान है, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है। तो जो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है वो इनमें से सभी में है, मतलब नीली क्रांति, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, इन तीनों में से इनका जो है संबंध किससे है, इंद्रधनुषी क्रांतियों से है। किसका किसका? नीली क्रांति, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 3 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है हमारा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, जो कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। कौन? उत्तर प्रदेश। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाले लोगों का सर्वाधिक संख्या किस देश में है। तो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या जो है किस देश में सर्वाधिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका में, जो कि अमेरिका के लोग होते हैं वो मोबाइल फ़ोन का सर्वाधिक प्रयोग में सबसे अधिक मात्रा में संख्या जो है वहाँ पर अधिक है। किसकी? मोबाइल फ़ोन की। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व में सेल फोन का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है। तो सेल फोन का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला देश कौन सा है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए चीन, जो कि सेल फोन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तो केंद्र सरकार की बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्रीय आयोजना, जो कि केंद्र सरकार की बजट में चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर में सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। तो किस कर में सरकार को राजस्व की प्राप्ति अधिक मात्रा में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निगम कर। निगम कर जो कि हमारे टैक्स होते हैं, किसके? जो गाड़ियों के टैक्स होते हैं, उस टैक्स में जो है सरकार का अधिक मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, केंद्र सरकार के बजट की कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। तो केंद्र सरकार की बजट में कुल घाटे का जो है किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राजकोषीय घाटा, जो कि केंद्र सरकार जो भारत सरकार है, भारत सरकार के कुल घाटे में इसका जो है अधिक योगदान होता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो भारत सरकार की जो बजट है उसमें कुल कितना खर्च हुआ और कुल कितना प्राप्त हुआ, उसके बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बजटीय घाटा कहते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार की राजस्व का स्रोत नहीं है। तो कौन सा एक ऐसा साधन है जो केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। तो मतलब केंद्र सरकार उस चीज़ का पैसा नहीं लेती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कृषि आयकर, जो कि केंद्र सरकार के पास इसका एक भी पैसा नहीं जाता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है। तो गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्याज भुगतान, जो कि गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया था।
तो संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1957 ईस्वी को लागू किया गया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संशोधित मूल्यवर्धित कर से क्या संबंध होता है? तो संशोधित मूल्यवर्धित कर से जो संबंध होता है वो कौन सा संबंध होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, उत्पादक शुल्क जो है वो संशोधित मूल्यवर्धित से संबंध होता है। किसका? उत्पादक शुल्क का संबंध होता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सचिव होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो सचिव होता है उसका पद कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, योजना आयोग का सचिव जो होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रधान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधान वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा के.सी. नियोगी, जो कि प्रधान वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 198 नंबर का क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो भारत के वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसे वर्णित किया गया है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 199 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस रिट की जारी की जाती है? तो ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए लिस्ट जो है जारी की जाती है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 200 नंबर का। अगर 200 नंबर तक के क्वेश्चंस आपने नहीं देखे तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनकी लिंक मिल जाएगी, जहाँ से जाकर के उन वीडियो को आप एक तरफ से वॉच कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी फैमिली बढ़ती जाए। इसी के साथ हम 200 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 201 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? तो भारत के द्वारा चमड़ा उत्पादन होता है उसका निर्यात किस देश को सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड के लोग सर्वाधिक मात्रा में जो है चमड़े का उत्पादन भारत से इंग्लैंड की ओर निर्यात के लिए किया जाता है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 202 नंबर का क्वेश्चन, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? तो भारत का जो अधिकतम विदेशी व्यापार है वो किस देश के साथ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार होता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो भारत की सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो होती है वो किस पदार्थ को लाने के लिए व्यय की जाती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम पदार्थों को लाने के लिए जो भारत सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा का व्यय होता है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है। हम बात कर लेते हैं 204 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो विदेशी व्यापार संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नई दिल्ली पर भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान स्थित है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किस एक जगह पर मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो निम्न में से किस जगह पर मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
तिरुवनंतपुरम में मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 206 नंबर का क्वेश्चन, नायक समिति का संबंध किससे है? तो नायक समिति का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लघु उद्योगों से नायक समिति का संबंध है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 207 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ था? तो किस समय प्रभावी हुआ था, किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 2003 में प्रभावी हुआ था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में FERA का स्थान किसने ले लिया है? तो भारत में FERA का जो स्थान है वो किसने लिया है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, FEMA ने ले लिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, FEMA ने ले लिया है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 209 नंबर का क्वेश्चन, भुगतान संतुलन में निहित होता है। भुगतान संतुलन में क्या क्या निहित होता है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, मतलब अदृश्य व्यापार, दृश्य व्यापार और ऋण, ये तीनों ही भुगतान संतुलन में निहित होते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 210 नंबर का क्वेश्चन है, कैकलर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो कैकलर टास्क फोर्स जो होती है इसके सिफारिशों का संबंध किससे होता है? तो सीधे इसका संबंध होता है हमारी करों से संबंध होता है, मतलब हमारे टैक्स से संबंध होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।